नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी परीक्षाएं ज़्यादा दूर नहीं हैं, तो इसलिए लगातार पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ाई जारी रखिए। क्योंकि पढ़ाई का मन बनाने में आपको काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए बिना समय गवाए बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, डेली ज़रूर पढ़िए। क्लियर है आपको? तो आज आपकी हिस्ट्री की 16वीं क्लास है, जिसमें आप पढ़ेंगे सल्तनत काल 2। तो इसका पहला भाग था सल्तनत काल का, आपने कल पढ़ा, और आज आप इस दूसरे वीडियो में पूरा सल्तनत काल पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम सल्तनत काल को पढ़ रहे हैं, और जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो मुख्य सेवका की परीक्षा, यूपिटर पॉलिसी पीटी की परीक्षा, बीडीओ 2018 की परीक्षा एवं वे सभी परीक्षाएं जहां पर हिस्ट्री पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक चीज आप ध्यान से पढ़िएगा। हर एक जो पॉइंट है इस वीडियो में, वो आपके लिए एक प्रश्न की तरह है, आपके लिए एक नंबर की तरह है। तो हर एक पॉइंट पर आप ध्यान से देखिए। बीच बीच में मैं आपको कुछ पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उन्हें भी आप ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर है आपको? तो अच्छे से फोकस बनाकर पढ़ाई शुरू करिए। मन में एक पॉजिटिव एनर्जी लाइए। ऊर्जावान व्यक्ति ही अच्छी से पढ़ाई कर सकता है, अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकता है। तो सदैव खुद को ऊर्जावान रखिए, एक स्वच्छता बनाए रखिए अपने मन में भी और अपने आसपास भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिस पर आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की आज अगली क्लास। तो हिस्ट्री की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? सल्तनत काल, और सल्तनत काल का ये दूसरा भाग है। तो सल्तनत काल में आज हम क्या पढ़ेंगे? तुगलक वंश यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। क्लियर है? तो खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की स्थापना की। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए गाजी मलिक किसका नाम था, तो गयासुद्दीन तुगलक का था। या अगर आपसे पूछा जाए गयासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम क्या था, तो गाजी मलिक था। उसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है इस टॉपिक में, गयासुद्दीन ने अपने साम्राज्य में सिंचाई की व्यवस्था की तथा संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला वह प्रथम शासक था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में सिंचाई की व्यवस्था की तथा संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला वह प्रथम शासक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक। क्लियर है आपको? गयासुद्दीन ने रोमन शैली में एक नवीन नगर तुगलकाबाद को बसाया। तो तुगलकाबाद को किसने बसाया? गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। ये हर एक पॉइंट आपका स्वयं में एक प्रश्न है, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, और जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता जाऊं उन्हें तो आपको भूलना ही नहीं है। तो ये वाला भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि गयासुद्दीन ने रोमन शैली में एक नवीन नगर तुगलकाबाद बसाया। इस शहर में 56 कोट नामक दुर्ग भी बनवाया। यह नगर दिल्ली के नजदीक स्थित है। तो दिल्ली के नजदीक कौन सा नगर स्थित है? तुगलकाबाद। इसे किसने बनाया? गयासुद्दीन तुगलक में बनवाया। क्लियर है आपको? एक एक चीज आपको पॉइंट वाइज अच्छे से पढ़ते रहना है और आपको समझते रहना है। अब आता है अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, एवं इतिहास में इसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, या यह इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्लियर है आपको? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जौना खां दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। क्लियर है आपको? तो जौना खां को एक अन्य नाम से जाना गया, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है? अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका नाम था, या मोहम्मद बिन तुगलक का एक अन्य नाम क्या था, तो जौना खां था। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक का मध्यकाल का सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो मध्यकाल का सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था।
परंतु वह अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इतिहास में यथेष्ट स्थान नहीं बना सका। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता था, नई नई योजनाएं शुरू करता था, लेकिन वो ज्यादातर उसमें से खराब हो जाती थी। इसलिए वो विद्वान तो था, लेकिन अपनी बुद्धि का सही से प्रयोग नहीं कर पाया कभी भी। तो मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकाल का सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था, परंतु वह अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इतिहास में यथेष्ट स्थान नहीं पा सका। ठीक है, अगला है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही की स्थापना की, जो कृषि विभाग है। तो अगर सर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किस नाम से कृषि विभाग की स्थापना की थी, तो दीवाने अमीर कोही। या आपसे इसी का प्रश्न दूसरी तरीके से आ सकता है, दीवाने अमीर कोही किसका विभाग था, तो कृषि विभाग था या वित्त विभाग था या सेना विभाग था, तो इसको कौन सा विभाग था, दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग था। क्लियर है आपको। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं बदल बदल कर। मोरक्को निवासी इब्न बतूता को 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो जो मोरक्को निवासी यात्री था वो भारत आया और उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1333 में दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्लियर है आपको। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 में राजदूत बनाकर चीन भेजा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर कहां भेजा, चीन भेजा। क्लियर है आपको। मोहम्मद बिन तुगलक ने इंसा मेहरू नामक पुस्तक की रचना की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी पुस्तक की रचना की, इंसा मेहरू नामक पुस्तक की रचना की। 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट तोगन तिमुख ने अपना एक राजदूत भेजकर मोहम्मद बिन तुगलक से हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए अनुमति मांगी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि हरियर और बुक्का ने कौन से नगर की स्थापना की थी या विजयनगर की स्थापना किसने की थी। यह प्रश्न इन दोनों तरीकों से कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। महाराष्ट्र में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्वतंत्र बहमानी राज्य की स्थापना कर ली। यह भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल ही था। क्लियर है आपको। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही कान्हा नायक ने वारंगल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। क्लियर है आपको। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई विद्रोह हुए। क्लियर। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई विद्रोह हुए। कड़ा निजाम का विद्रोह, विदर साहेब सुल्तान का विद्रोह तथा गुलबर्गा में अली शाह का विद्रोह। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई विद्रोह हुए। बस आपको इतना याद रखना है, एक बार इनको पढ़ लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए नहीं है। क्लियर है। एक एक चीज ध्यान से पढ़ते रहिए और फोकस बनाए रखिए। पढ़ाई का सीधा सीधा संबंध आपका फोकस से है, आपकी एकाग्रता से है। आप जितना एकाग्र नहीं रहेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा और उतनी जल्दी आप उसे अपने दिमाग में मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्लियर है आपको। अगला पॉइंट है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई। उसकी मृत्यु पर इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी लिखता है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई। उसकी मृत्यु पर इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी लिखता है, अंततः जनता को उससे मुक्ति मिली एवं उसे जनता से। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अंततः जनता को उससे मुक्ति मिली एवं उसे जनता से, यह कथन जियाउद्दीन बर्री ने किस शासक के बारे में कहा था। क्लियर है। तो उत्तर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अब यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि जियाउद्दीन बर्नी ने जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अंततः जनता को उससे मुक्ति मिली एवं उसे जनता से, यह कथन किसने कहा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी ने। तो एक ही पॉइंट में कई तरीके से घुमा के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है और पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न परीक्षा में एक भी गलत नहीं होगा। क्लियर है आपको। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। क्लियर है आपका। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया।
क्लियर है आपको? तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितना मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता जाऊं उसे तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं अगला शासक जो आया फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। क्लियर है आपको? जो फिरोज तुगलक था वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात अगले सुल्तान के रूप में ठट्टा में उसका राज्याभिषेक हुआ। क्लियर है आपको? फिरोज का राज्याभिषेक एक बार फिर से अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ। तो दो बार राज्याभिषेक करवाया इसने फिरोज तुगलक ने। फुतुहात फिरोज शाही के अनुसार फिरोज ने राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 करों खराज यानी कि लगान, जजिया यानी कि गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला कर, खम्स यानी कि युद्ध में लूट का माल और जकात यानी मुसलमानों से लिया जाने वाला कर आदि को ही प्रचलन में मुख्य रूप से रखा। क्लियर है आपको? तो फुतुहात फिरोज शाही के अनुसार फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 करों को रखा। उसमें कौन कौन से थे? खराज यानी कि लगान, जजिया यानी जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला कर था, खम्स युद्ध में लूट का माल और जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। क्लियर आपको? तो इनको ही मुख्य रूप से रखा। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। तो ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। क्लियर है आपको? इसी तरह के आपके प्रश्न आएंगे परीक्षाओं में और बहुत ही आसान आपके पेपर आने वाला है। लेकिन आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। प्रश्न आसान होगा लेकिन जानकारी गंभीर होगी। तो आपको एक एक चीज पता होगी तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा पेपर में। क्लियर है आपको? तो एक एक पॉइंट करके हर चीज को समझते रहिए और अपनी जानकारी को मजबूत करते रहिए। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई विभाग की स्थापना की तथा सिंचित भूमि पर कुल उपज का 1/10 भाग हक ए सर्व अध्यारोपित किया। क्लियर आपको? तो फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई विभाग की स्थापना की तथा सिंचित भूमि पर कुल उपज का 1/10 भाग हक ए सर्व अध्यारोपित किया। क्लियर है आपको? तो एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अगला पॉइंट है आपका, फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उलूग खानी नहर थी जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता था। तो फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उलूग खानी नहर थी जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता था। फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एवं फिरोजपुर सहित 300 नए नगरों की स्थापना की। तो फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एवं फिरोजपुर सहित 300 नए नगरों की स्थापना की। तो ये चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि जौनपुर की स्थापना किसने की? तो फिरोज तुगलक ने की है ना? तो आपके लिए यूपी जीके के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला पॉइंट कई बार पूछा गया है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सबको बताऊंगा किसकी स्थापना किसने की, नगरों की। लेकिन आपको ये चीजें याद रखनी है सब्जेक्ट में भी जब आपको पढ़ाई जाए, ताकि आपको वो अगर वीडियो ना देखें भी तो भी आपको अच्छे से पता चलता रहे। फिरोज तुगलक ने अशोक के खिजराबाद, टोपरा एवं मेरठ में स्थित 2 स्तंभों को वहां से स्थानांतरित कर दिल्ली में स्थापित किया। तो फिरोज तुगलक ने क्या किया कि अशोक का जो खिजराबाद, टोपरा का स्तंभ था और मेरठ का जो स्तंभ था उसे वहां से स्थानांतरित करवाया और दिल्ली ले गया। क्लियर है आपको? फिर फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि दीवाने खैरात की स्थापना किसने की, तो फिरोज तुगलक ने की। किसके लिए की? मुस्लिम महिलाओं, अनाथ मुस्लिम महिलाएं, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए। क्लियर है आपको? फिरोज तुगलक के शासनकाल में सल्तनत कालीन सुल्तानों में दासों की संख्या सर्वाधिक लगभग 1,80,000 थी। उसने उनके लिए दीवाने वंगदान दास विभाग की स्थापना की। क्लियर है आपको?
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सल्तनत कालीन सुल्तानों में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट नहीं है, यहां से प्रश्न बहुत ही कम चांस है कि आपकी परीक्षा में बने। फिरोज तुगलक ने दिल्ली के निकट दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल खोला। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि फिरोज तुगलक ने दिल्ली के निकट दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल खोला। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से ससगनी, अद्धा एवं विख जैसे सिक्के चलाए। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से ससगनी, अद्धा एवं विख जैसे सिक्के चलाए। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही के नाम से लिखी। तो अगर आपसे पूछा जाए फिरोज तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है तो आप बताएंगे फतुहात ए फिरोजशाही। क्लियर है आपको? फिरोज तुगलक के दरबार में शम्स ए सिराज, अफीक एवं जियाउद्दीन बर्नी जैसे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। क्लियर है आपको? तो जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार में रहते थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में रहते थे। फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ का फारसी अनुवाद दलाइल फिरोजशाही के नाम से फारसी विद्वान अजुद्दीन खादिल खानी द्वारा करवाया। खान ने जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम स्थित उमर मस्जिद से की जाती है, उक्त मकबरे का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में ही हुआ। दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला दुर्ग फिरोज तुगलक द्वारा ही निर्मित करवाया गया था। तो दिल्ली में जो स्थित है फिरोज शाह कोटला दुर्ग, वो फिरोज तुगलक द्वारा ही निर्मित करवाया गया था। क्लियर है आपको? अब अगला शासक है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक। यह प्रश्न बहुत कम चांस है आपसे पूछा जाए, लेकिन आपको हर चीज तैयार करनी है। इसी के शासनकाल में तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। क्लियर है? तो 1398 में किसका जन्म हुआ था? 1398 में जन्म हुआ था कबीरदास का। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। आज का आपका प्रश्न है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। ये कमेंट करके आपको बताना है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। मलिक सरसक नामक एक हिजड़े ने नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। क्लियर है आपका? अगला जो आपका वंश है वो सैयद वंश है। इसका पहला शासक कौन हुआ? खिज्र खां हुआ। तो तुगलक वंश के पश्चात दिल्ली पर सैयद वंश के शासन की स्थापना तैमूर लंग के सेनापति खिज्र खां ने की। तो खिज्र खां कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। क्लियर है? तो सैयद वंश का शासन 37 वर्षों तक रहा, जिसमें मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एवं अलाउद्दीन शाह आलम जैसे शासकों ने राज किया। क्लियर है आपको? खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि से ही स्वयं को संतुष्ट रखा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? खिज्र खां ने। यहाम्या बिन अहमद सर हिंदी, जिन्होंने तारीखे मुबारक शाही की रचना की, मुबारक शाह के दरबार में संरक्षण पाते थे। क्लियर है आपको? तो अलाउद्दीन शाह आलम, यह सैयद वंश का अंतिम शासक सुल्तान अलाउद्दीन शाह आलम था। क्लियर है आपको? इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है सैयद वंश में, बस आपको इतना याद रखना है कि सैयद वंश की स्थापना तैमूर लंग के सेनापति खिज्र खां ने की थी और सैयद वंश का शासनकाल 37 वर्ष तक रहा और खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की और तारीखे मुबारक शाही की रचना याम्या बिन अहमद ने की। क्लियर है आपका? बस इतना आपको याद रखना है। अब आ जाता है लोधी वंश। तो इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। कहीं पर आपको लोधी दिखेगा, कहीं पर आपको लोधी दिखेगा, तो बात दोनों एक ही होंगी, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों चीजें यहां पर लिख दी ताकि आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर सकूं। बात दोनों एक ही होंगी। आपको बहलोल से मतलब है, लोधी में दा है कि धा है उससे मतलब नहीं है। क्लियर है आपको? ये सब विदेशी भाषाओं के नाम थे, तो जिसको जैसा समझ में आया उसने वैसा लिखता चला गया, है ना। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। उसने लोधी वंश की स्थापना की। क्लियर है? बहलोल लोधी ने शाह गाजी की उपाधि धारण की तथा बहलोल सिक्कों का प्रचलन करवाया।
तो अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न होता है कि शाह गाजी की उपाधि किसने धारण की? तो किसने धारण की? उत्तर हो जाएगा आपका बहलोल लोधी ने। क्लियर है आपको? आपका अगला शासक हुआ फिर सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी के बाद। तो लोधी वंश के शासक सुल्तान सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का निर्माण करवाया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया, तो आप क्या कहेंगे? सिकंदर लोधी ने करवाया। क्लियर है? यहां अपनी राजधानी को स्थापित किया। तो सिकंदर लोधी ने राजधानी अपनी क्या बनाई? आगरा बनाई। सिकंदर लोधी ने भूमि के माप के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन किया। तो सिकंदर लोधी ने क्या किया? भूमि की माप के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन किया। क्लियर है आपको? सिकंदर लोधी ने गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताओं की रचना की। उसके आदेश पर आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। क्लियर है आपको? तो सिकंदर लोधी ने गुलरुखी नाम से फारसी भाषा में कविताओं की रचना की। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सिकंदर लोधी ने किस नाम से फारसी भाषा में कविताओं की रचना की, तो आपका क्या उत्तर देंगे? गुलरुखी नाम से। ठीक है? और आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया? फरहंगे सिकंदरी नाम से। क्लियर है आपको? तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन यूट्यूब क्लासेस। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है आपका, सिकंदर लोधी ने महिलाओं के पीरों एवं संतों की मजार पर जाने तथा मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालने को प्रतिबंधित कर दिया। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए लोधी वंश का वो कौन सा शासक था जिसने महिलाओं के पीरों एवं संतों की मजार पर जाने तथा मुसलमानों द्वारा ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया, कौन था? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी के शासनकाल में गान विद्या के एक प्रसिद्ध ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। ठीक है? तो लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुई। वो गान विद्या का था। ठीक है? गाना गाने का विद्या से होगा। सिकंदर लोधी के वजीर ने 1500 ईस्वी में मोठ मस्जिद का निर्माण कराया। सिकंदर लोधी के पश्चात इब्राहिम लोधी शासक बना, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था। तो सिकंदर लोधी के पश्चात इब्राहिम लोधी शासक बना, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था। क्लियर है आपको? अब इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आपके एमसीक्यू आएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी जानकारी उन एमसीक्यू के द्वारा भी आपको प्रोवाइड कराई गई है। इसलिए हर चीज पढ़िए, हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी के दरबार में मजखाने अफगाना की रचनाकार अहमद यादगार को संरक्षण प्राप्त था। इब्राहिम लोधी ने भवन निर्माण में दोहरे गुंबदों एवं खपरेलों के इस्तेमाल की शुरुआत की। क्लियर है आपको? फरगना के जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर से लोधी वंश के शासन को अंत कर दिया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 को। जीता कौन? बाबर। हारा कौन? इब्राहिम लोधी। और फिर जो आपका सल्तनत काल का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसका अंत हो गया और यहां से आपका मुगल काल शुरू हो जाएगा, जो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब जितना आपने पढ़ा उसमें मैंने जो जो आपको इंपॉर्टेंट बताया उसे ध्यान से पढ़िएगा और एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। जितने भी शासन है, कल वाला फर्स्ट पार्ट वीडियो, आज वाला सेकेंड वीडियो, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से अक्सर आपकी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न बनते हैं सल्तनत काल से। क्लियर है आपको? तो अब हम करेंगे, एक चीज आपकी रह गई है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं 2 पॉइंट में, फिर आपके एमसीक्यू करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों का नियंत्रण किया तथा दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया। उसने क्या कर दिया? दैनिक में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया। उसका मूल्य नहीं बढ़ेगा। आलू 5 रुपए किलो होगा तो 5 रुपए किलो बिकेगा। अब उस समय की जो कीमत रही हो वो उस हिसाब से, आज के हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। अगर सरकार की कह दे कि आलू 5 रुपए किलो आज बिकेगा, आपसे बिकेगा तो 5 रुपए किलो में बिकेगा, इस तरह उसने मूल्य निश्चित कर दिया था। उस युग के लिए यह एक अद्वितीय प्रयोग था। इसकी जानकारी हमें जियाउद्दीन बरनी की फतवा ए जहांदारी से प्राप्त होती है। क्लियर है आपको? तो उस युग के लिए यह एक अद्वितीय प्रयोग था। इसकी जानकारी हमें जियाउद्दीन बरनी की फतवा ए जहांदारी से प्राप्त होती है। क्लियर है आपको?
अब हम करेंगे कुछ एमसीक्यू प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया या बलबन? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहले का बी, इल्तुतमिश। क्लियर है आपको? दूसरा प्रश्न है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी, अजमेर थी, लखनऊ थी या लाहौर थी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो दूसरे का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। आपका अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? बताइए, किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। क्लियर है आपको? अब आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने पहली बार नियमित सिक्के जारी किए कौन था? बताइए, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने पहली बार नियमित सिक्के जारी किए वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था या अलाउद्दीन खिलजी था? तो चौथे का कौन सा ऑप्शन सही है? बी, इल्तुतमिश था। क्लियर है आपको? पांचवा क्या है, मध्य युग में भारत की पहली महिला शासक कौन थी? बताइए, रजिया थी, चांद बीबी थी, रानी दुर्गावती थी या नूरजहां थी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। मध्य युग में भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया, चांद बीबी, रानी दुर्गावती या नूरजहां? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पांचवें का आपका ऑप्शन सही है ए, रजिया। क्लियर है आपको? रजिया थी। अगला प्रश्न है आपका छठा, घरी यानी कि गृह कर और चराई कर नामक दो नए कर किस सुल्तान ने लगाए थे? बताइए, घरी यानी कि गृह कर और चरी यानी कि चराई कर नामक दो नए कर किस सुल्तान ने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक या बलबन? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। घरी यानी कि गृह कर और चरी यानी कि चराई कर नामक दो नए कर किस सुल्तान ने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक या बलबन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से और बलबन से अक्सर प्रश्न आते हैं तो उनको आप ध्यान से रखिएगा। किस सुल्तान ने 2 आब में भूमि कर को फसल के 50% तक कर दिया था? बताइए, किस सुल्तान ने 2 आब में भूमि कर को फसल का 50% तक कर दिया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी जलालुद्दीन खिलजी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सातवें का? सी, अलाउद्दीन खिलजी ने फसल के 50% तक कर दिया था। क्लियर है आपको? 1/2 कर। किस सुल्तान के समय खालसा भूमि सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो यह भी मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद तुगलक, सी जलालुद्दीन खिलजी या डी अलाउद्दीन खिलजी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आठवें का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है आपको? एक एक प्रश्न अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और खुद का आकलन भी करते रहिए कि आपने क्लास को कितने अच्छे से पढ़ा है ना। तो अमीर कोई कृषि विभाग एक नया विभाग किस सुल्तान के समय प्रारंभ किया गया था? बताइए, अमीर कोई कृषि विभाग एक नया विभाग किस सुल्तान के समय प्रारंभ किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 9 का, तो 9 का आपका सी ऑप्शन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय अमीर कोई जो एक कृषि विभाग था प्रारंभ किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली से देवगिरी राजधानी दौलताबाद, देवगिरी अर्थ है दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का आदेश किस सुल्तान ने दिया था? बताइए, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी ने? दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का आदेश किस सुल्तान ने दिया था? तो 10वें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। क्लियर है आपको? आपका अगला है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में हिंदुस्तान आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में या अकबर के शासनकाल में? बताइए, इब्न बतूता किसके शासनकाल में हिंदुस्तान आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में या अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में या बाबर या अकबर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 11 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर आपका वीडियो अंतिम पड़ाव पर होगा।
इब्न बतूता 1333 से 1347 तक रहा। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। ठीक है, तो मोरक्को को 1342 में राजदूत बनाकर चीन किसने भेजा? मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक की अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया। तो इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताब उल रहला में नाम की एक पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया। क्लियर है आपको? तो एक एक पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आज का आपका प्रश्न था वास्को डिगामा भारत कब आया? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारे चैनल पर मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है, जिसकी जानकारी मैं आपको थोड़ी सी देना चाहता हूं। मात्र 450 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच। इस बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प लिखकर सर्च करें और वहां पर मैसेज करें। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट है उनका सोल्यूशंस भी आपको कराया जाएगा। तो क्लियर है आपको? तो टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर वहां से जुड़ जाएं। आपको तकरीबन 500 से 550 पीडीएफ दी जाएंगी मात्र 450 रुपए में। तो एक पीडीएफ की कीमत आपको 1 रुपए भी नहीं पड़ने वाली है। इसलिए अच्छे से पढ़िए और समझिए। आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगे। इसके अलावा आपको वो सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में होंगी। तो इस बैच से जुड़िए अगर आप अपनी नौकरी के लिए गंभीर हैं और अपने सिलेक्शन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो ये रहा आपका सल्तनत काल का दूसरा भाग। इसमें आपने सल्तनत काल को पूरी तरह अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज का प्रश्न है उसका उत्तर भी दीजिएगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।